1193 AD बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था नालंदा महावीरा पर, जिसे हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये पहली बार नहीं था कि नालंदा के ऊपर अटैक हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर 3 बार अटैक हो चुके हैं। बस बदकिस्मती इस बार ये थी कि पहले 2 अटैक को नालंदा यूनिवर्सिटी झेल गई थी, उसे दोबारा से रीबिल्ड कर दिया गया था। पर तीसरे अटैक को नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बुला पाई और आज तक भारत उस दहशत से, उस चीज से जूझ रहा है। हालांकि हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन हो चुका है, एकेडमिक प्रोसेस भी दोबारा से रीस्टार्ट हो चुकी है, पर फिर भी क्यों ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को लेकर परेशान है कि क्या हम नालंदा के उसी इमेज को दोबारा से बना पाएंगे जो कि आज से कई सालों पहले थी? क्या हम नालंदा की उसी ग्लोरी को वापस से ला पाएंगे जो कि आज से कई सालों पहले विश्व प्रसिद्ध थी? वो ग्लोरी जिस ग्लोरी की जेलसी के कारण ही, जिस ग्लोरी की जेलसी के चलते ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। आखिर वो ऐसी कौन सी ग्लोरी थी, कौन सी इमेज थी? अगर हमें जानना है नालंदा यूनिवर्सिटी के इस ग्लोरी के बारे में, तो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो में मैं आपको नालंदा के उस इतिहास से अवगत कराऊंगी जो इतिहास आज से कई सालों पहले विश्व प्रसिद्ध था और आज तक भी पूरी दुनिया में नालंदा का नाम है, बेशक उसे जला दिया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा महावीरा को 5th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है और फिलहाल ये बिहार में सिचुएटेड भी है। नालंदा वर्ड संस्कृत के 3 वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से एक है ना, दूसरा आलम, तीसरा दा, जिसका साफ साफ मतलब होता है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। नालंदा के अंदर ह्यून सिंह और इत्सिंग जैसे कई चाइनीज ट्रैवलर्स भी आकर पढ़ कर गए हैं। यहाँ तक कि ह्यून सिंह बताते हैं कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर गुप्ता वंश के कुमार गुप्ता वन को मानते हैं और उन्होंने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर करीबन 10,000 मॉन्क्स और 1,510 टीचर्स रहते थे। ये विश्व की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते भी थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। नालंदा के अंदर चाइना, जापान, टर्की, इंडोनेशिया, पर्सिया, श्रीलंका, कोरिया जैसे कई अन्य देशों से स्टूडेंट्स आकर पढ़ा करते थे। यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ साथ मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, ग्रामर जैसे कई सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि उपनिषद के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ पर मौजूद माने जाते हैं। इतना ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर विदाउट एनी फी स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, नागार्जुन, ह्यून सिंह, पद्मश्री जैसे कई बड़े नामों को माना जाता है। द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहा करते थे। ज्ञान का ये केंद्र 800 सालों तक बिना किसी परेशानी के अच्छे से फलता फूलता रहा, अच्छे से चलता रहा, बिना किसी अटैक, बिना किसी दिक्कत के। पर 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ इसके अंदर जो कि आज तक हम नहीं भुला पाए हैं। बख्तियार खिलजी का अटैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई एक अटैक नहीं हुआ था, इसके ऊपर 3 अटैक हुए थे, जिसमें से पहला अटैक हुआ था हुनास के द्वारा, जो कि मिहिर कुला की लीडरशिप के अंडर हुआ था 455 to 467 AD के दौरान, और ये अटैक स्कंदगुप्त के दौरान हुआ था। पर फिर भी इस अटैक के बाद स्कंदगुप्त के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नालंदा को रीबिल्ड कर दिया था। इनफैक्ट रीबिल्ड ही नहीं, उसे इस बार काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ इम्प्रूव किया गया था, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। फिर दूसरा अटैक हमारा अर्ली 7th सेंचुरी में हुआ था बंगाल के गौदाज राजवंश के द्वारा। बट स्टिल इस बार भी किंग ऑफ बुद्धिस्ट, जो कि हर्षवर्धन माने जाते हैं, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रीबिल्ड किया, दोबारा से फॉर्म किया। बट हमारा थर्ड अटैक नालंदा के ऊपर, जिसे सबसे ज्यादा ब्रूटल अटैक माना जाता है, 1193 AD में हुआ था, जो कि तर्किश के इन्वेडर बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ था। बख्तियार खिलजी ने इस अटैक को किया था नालंदा के ऊपर।
सोचने वाली बात यह है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के ऊपर अटैक किया ही क्यों? क्योंकि ये कोई राज्यवंश तो था नहीं, कोई राज्य महल भी नहीं था, या कोई खजाने का ऐसा घर भी नहीं था जिसके अंदर सोना चांदी भर के रखा हुआ हो और जिसे बख्तियार खिलजी लूटना चाहता हो। जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो नालंदा के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या था? जबकि यहाँ तो सिर्फ ज्ञान बांटा जाता था, यहाँ तो सिर्फ एजुकेशन दी जाती थी। इसी सवाल को जानने के लिए, सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें इस अटैक की स्टोरी को जानना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1193 की, जिसके अंदर भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए डिसीजंस को आज तक भारत झेल रहा है। उस इंसान का नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जब भारत में आया तो उसने सोचा कि उसे दिल्ली सल्तनत के अंदर एक पद मिल जाएगा, जो कितना आसान भी नहीं था। उसे ज्यादा कुछ खास काम नहीं मिला तो उसने कुछ बैटल्स में अपनी लड़ाई लड़के अपनी बहादुरी दिखाई, जिससे औध के मालिक ने उसे अपने राज्य में और अपनी सेना में जगह दे दी। अब जब उसे राज्य और सेना में जगह मिली तो वो खुशी से नहीं समाया, वो फूले नहीं समाया, वो भारत के अंदर और ज्यादा पैर फैलाने लगा। होता है ना, जब किसी इंसान के हाथ में कुछ ज्यादा ही ताकत आ जाती है तो वो बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और खासकर जब किसी गलत इंसान के हाथ में ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो जरूर उस ताकत का गलत जगह ही इस्तेमाल करता है। वही हुआ बख्तियार खिलजी के साथ। उस पर इतनी ताकत संभाली नहीं गई और उसने ऐसा ही किया, अपनी इस ताकत का गलत फायदा उठाया और उसने तुरंत अटैक्स करने शुरू कर दिए। उसने बिहार के अंदर काफ़ी सारे स्थानों पर अटैक करने शुरू करे और उन जगहों को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते इस दौरान ही बीच में बख्तियार खिलजी की तबीयत को थोड़ा सा नासाज महसूस होने लगा, जिसे हम कह सकते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसने अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए काफ़ी हकीम और वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी हकीम उसके उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। उसका इलाज चलता रहा लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। जब उसे कोई आराम नहीं मिला, जब उसकी तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही थी तो उसे ऐसे में खबर पड़ी, किसी ने बताया कि उसकी बीमारी का इलाज इस वक्त सिर्फ अब एक ही इंसान बचा है जो कि कर सकता है, जो थे नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। शुरू में उसने इस बात को माना नहीं और उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि वो शायद बहुत घमंडी था, बहुत उसके अंदर एटीट्यूड था कि उसे किसी भी आचार्य से, किसी भी हिंदू वंश के किसी भी इंसान से मदद नहीं लेनी थी। वो चाहता था कि उसे कोई, उसी का हकीम, कोई भी इंसान उसे ठीक कर दे, जो कि नहीं कर पा रहा था। जब दिन बीतते गए और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया है और तबीयत ठीक ही नहीं होने में आ रही है, शायद मुझे आचार्य का सहायता ले लेनी चाहिए, शायद मुझे आचार्य की सहायता ले लेनी चाहिए। अब पहले तो वो आचार्य जी की मदद लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई तो वो हार मानकर आचार्य जी के पास आया और उनसे अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मांग करी। पर फिर भी उसकी अकड़ नहीं जा रही थी, उसका जो एटीट्यूड लेवल था वो गिरा नहीं, उसका एटीट्यूड लेवल उतना ही हाई रहा जितना पहले था। और उसने अपनी तबीयत ठीक करने के लिए ही आचार्य जी से एक चैलेंज रखा, जिस चैलेंज में उसने कहा कि मैं तुम्हारी दी हुई एक भी दवाई नहीं खाऊंगा, अगर तुम इतने ही बड़े गुरु हो, इतने ही बड़े विद्वान हो, तो तुम मुझे बिना दवाई खिलाए ठीक करके दिखाओ। अब आचार्य जी भी उसकी इस चैलेंज को मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कोई दवाई खाने की, ना मैं तुम्हें कोई दवाई खाने के लिए दूंगा, तुम बस एक काम करो, तुम कुरान पढ़ो। उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान दी, जिसे कहा कि तुम डेली इस कुरान को पढ़ा करो और तुम ठीक हो जाओगे। अब बख्तियार खिलजी ने भी यही करा, उसे दवाई तो खानी नहीं थी, उसने डेली उस कुरान को पढ़ना शुरू करा और देखा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए और उस कुरान को पढ़ता रहा, उसकी तबीयत भी ठीक होती गई। अब बख्तियार खिलजी असमंजस में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ जो कि उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए, उसके हकीमों की दी हुई दवाइयाँ उसे ठीक नहीं कर पाई, सिर्फ आचार्य जी के कहने से, उसके कुरान पढ़ने से ही वो ठीक हो गया। जब खिलजी आचार्य जी के पास गया ये बात पूछने के लिए कि ऐसा क्या है जो कि दवाई नहीं कर पाई और मेरे सिर्फ कुरान पढ़ने से ही हो गया, तब आचार्य जी ने बताया कि मैंने तुम्हारी कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, तो इसलिए जब जब तुम उस कुरान के पन्नों को पलटते थे, कुरान को पढ़ते थे,
तुम्हारे अंदर दवाई एब्जॉर्ब होती जा रही थी और तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी और ज्यादा तिलमिला गया और ज्यादा परेशान हो गया, चिढ़ गया और उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो गई। वो इसलिए क्योंकि उसे ये लगा कि ऐसी ऐसी शिक्षा दूसरे देशों के देशवासियों के पास है जो कि उसके खुद के देशवासियों के पास नहीं है। उसके खुद का कोई भी इंसान उसे ठीक नहीं कर पाया, लेकिन एक आचार्य जी ने उसे सिर्फ कुरान देने से, कुरान पढ़ने को कहने से ही उसे ठीक करके दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने कुरान में दवाई लगा दी थी, कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, जिन्हें पलटने से उसके अंदर दवाई अब्सॉर्ब हो रही। जबकि ऐसा कोई भी ज्ञान खिलजी के किसी देशवासी के अंदर था ही नहीं, जैसी शिक्षा हमारे भारत के अंदर थी शुरू से। और यहीं से बख्तियार खिलजी के अंदर एक खुराफाती आइडिया ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि अगर मुझे भारत के अंदर तानाशाही दिखानी है या भारत को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर रूल करना है, तो मुझे यहाँ की जो जड़ें हैं वो काटनी पड़ेंगी। और भारत की जड़ें क्या थी? भारत की जड़ें थी ज्ञान। बख्तियार खिलजी की इसी जलन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला डाला। इसी जलन के चलते बख्तियार खिलजी ने फैसला लिया नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक करने का और उसे जलाने का। और ये जलन की आग इतनी बड़ी थी कि इसने भारत के सेंटर था, जो कि शिक्षा का, एजुकेशन का, ज्ञान का जो सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसे पूरा जला दिया, जिसके अंदर रखी 90 लाख किताबों को जलने में 3 महीने लग गए। आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, कितनी सारी किताबें, ग्रंथ, पुराण, वेद और पता नहीं कितनी नॉलेजेबल चीज़ें थी, कितनी सारा ज्ञान था जो कि बख्तियार खिलजी की एक जलन ने तबाह कर दिया, जला कर रख दिया। और इस बात के बारे में, इस घटना के बारे में सिर्फ हमारा भारत ही नहीं, बल्कि पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने अपनी किताब तबाक़त-ए नसीरी में पूरा लिखा हुआ है, पूरा वर्णन किया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या लॉसेस हुए थे, किस तरीके से अटैक किया गया था, कितना नरसंहार हुआ, कितनी ज्ञान के भंडार को किस तरीके से जलाया गया था। सब कुछ अपनी इस किताब में लिखा हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि नालंदा के अंदर वर्ल्डेस्ट बिगेस्ट लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि 3 बड़ी मंजिलों से मिलकर बनी थी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम था रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नारंजन। इस लाइब्रेरी के अंदर 90 लाख किताबों का कलेक्शन हुआ करता था। पर बख्तियार खिलजी ने अपनी जलन की भावना के चलते इस लाइब्रेरी को तबाह कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यहाँ पर रह रहे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, स्टूडेंट्स जितने भी थे, वहाँ टीचर्स जो भी हुआ करते थे, इनफैक्ट स्कॉलर्स को जिंदा जला दिया था। और ये जलन की आग सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रह गई। नालंदा को जलाने के बाद बिहार के अंदर ही 2 और यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, जिनमें से एक का नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दूसरी ओदंतपुरी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को भी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के बाद जला दिया गया था। बख्तियार खिलजी का मानना था कि अगर हम इनके ज्ञान के सोर्स को ही ख़त्म कर देंगे तो बहुत आसानी होगी इनके ऊपर रूल करने में, जो कि शायद रियलिटी भी है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान के पैसे, घर, उसकी बिजनेस, उसके किसी भी चीज़ को छीन भी लेंगे, तो भी अगर उसके पास ज्ञान है तो वो उन चीज़ों को दोबारा से खड़ी कर सकता है। पर अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उन चीज़ों को वापस कैसे लेकर आएगा। और शायद इसलिए बख्तियार खिलजी ने भी सोचा कि अगर हम इनके ज्ञान के सोर्स को ही ख़त्म कर देंगे तो ये बहुत आसानी से हमारे काबू में आ पाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को तो सब जानते ही हैं, वो भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और वो भी बहुत सालों पुरानी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, सालों पुरानी यूनिवर्सिटी है। तकरीबन 1096 AD में उसको फॉर्म किया गया था। एक विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। पर क्या आपको पता है कि हमारी भारत के अंदर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले फॉर्म कर दी गई थी। उसको 500 साल पहले ही बना दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पुरानी थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने अपनी जलन के चलते जला दिया। जो योगदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, ऐसे योगदान हमारी अकेली नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया के लिए दे सकती थी, पूरे एशिया को डेवलप कर सकती थी, अगर उसके साथ किसी भी तरीके की ट्रेजेडी ना हुई होती। सोचिए, अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ जो भी हम एक बुरी यादें लेकर चलते हैं, जो भी उसके साथ बुरा एक टाइम पर हुआ, अगर वो ना हुआ होता
तो हमारा भारत और कितना ज़्यादा डेवलप्ड होता और कितना आगे होता। बट बख्तियार खिलजी के उस एक गलत डिसीज़न ने, उसकी जलन की भावना ने भारत को कितना ज़्यादा पीछे खसेड़ दिया, ऊपर से कितना ज़्यादा नीचे फेंक दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी और आज भी करती है। उसका नाम आज भी विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए 2006 में हमारे फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे दोबारा से रीबिल्ड करने का प्रपोजल दिया था। एंड फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 को पास भी कर दिया, ताकि दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। एंड 2014 तक आते आते नालंदा के अंदर एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके थे, यानी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए डोर्स को ओपन कर दिया गया था। और अब तकरीबन 815 साल बाद नालंदा का कैंपस बनके रेडी हो चुका है। एक न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन हो चुका है। गवर्नमेंट ने 450 एकर्स लैंड को दिया है यूनिवर्सिटी के कैंपस को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व करी गई हैं सहयोग देने के लिए। मैनी कोर्सेज में, आर्किटेक्चर वगैरह में, सिलेबस में अपनी एडवाइजेस, अपने सजेशंस को देने के लिए और इनरोल करने के लिए भी, ताकि उनके कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई शुरू करें। जिस तरीके से काफ़ी सालों पहले भी नालंदा के अंदर अन्य देशों के बच्चे आकर पढ़ाई किया करते थे। अब बस इंतज़ार उस दिन का है जब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी का ये न्यू कैंपस उसी तरीके से वापस से उसी ग्लोरी को लेके आ पाएगा, अपनी उसी इमेज को वर्ल्ड वाइडली बना पाएगा, जो कि अब से काफ़ी सालों पहले हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एंड मैं यही प्रे करूँगी कि वो ग्लोरी वापस आ जाए नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो काफ़ी सालों पहले हुआ करती थी। आई होप इस वीडियो में आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास को, पूरी हिस्ट्री को समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आज क्या हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।